हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी यूट्यूब चैनल के लिए हम लोग कटिंग एज सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपका रिवीजन मेंस के लिए बहुत अच्छे से कराया जाएगा। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और आज हम फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है कि कंसिडर मिक्सचर ऑफ n मोल्स ऑफ हीलियम गैस एंड 2n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो हीलियम यहाँ पे मोनोएटॉमिक है, बट ऑक्सीजन गैस इज डायएटॉमिक। ओके ना। तो ये दोनों आइडियल गैसेस हमें यहाँ लिया गया है और इसके लिए पूछा है यहाँ पर हमसे कि इसके लिए CP/CV का वैल्यू कितना होगा मिक्सचर के लिए। ओके, तो मिक्सचर के लिए CP/CV हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे CP/CV निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो गामा मिक्सचर जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारे पास, जैसे हम पहली गैस ले रहे हैं तो उसके लिए CP1, दूसरी गैस के लिए N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस दूसरी गैस के लिए N2 CV2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब पहली गैस हमारे पास है हीलियम, जिसके मोल्स कितने हमारे पास n, और दूसरा गैस है यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, जिसके मोल्स कितने हैं 2n। तो हीलियम मोनोएटॉमिक है और ऑक्सीजन यहाँ पर डायएटॉमिक है। तो यहाँ पे हम इनका वैल्यूज पुट करते हैं, तो गामा हमारे पास मिक्सचर का हो जाएगा n1, तो पहली मोल गैस हीलियम N1 CP1, तो मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस 1 इंटू आर। ओके ना। और यहाँ से N2 दूसरी गैस वो कितना हो गया 2n। तो ये डायएटॉमिक गैस है, इसके लिए कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, तो F/2 प्लस 1 इंटू आर अपॉन N1 n हो गया। और इसके लिए CV कितना होता है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 r प्लस इसके लिए कितना हो जाएगा 2n, और CV कितना हो जाएगा डायएटॉमिक के लिए, वो हो जाएगा 5/2 r। तो यहाँ से हम देखें तो सॉल्व करने के बाद n तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बचेगी 19/13 के इक्वल। ओके ना। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। ओके ना। अब यहाँ पे इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि बच्चा जब गामा निकाल रहा होता है तो वो लिख देता है N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2। तो हमें ये वाला मिस्टेक यहाँ पर नहीं करना है। ओके ना, ये आप मिस्टेक ना करें, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है रेज द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ अ गैस। तो किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है बाई 50 डिग्री सेल्सियस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाना है। तो 160 कैलोरीज यहाँ पे यूज़ हो रहा है हीट का। व्हेन सेम मास ऑफ गैस इज कूल्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 100 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूल कर रहे हैं, तो ये 240 कैलोरीज को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ओके ना। तो हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज ईच मॉलिक्यूल ऑफ दिस गैस हैव, मतलब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इस गैस के लिए कैलकुलेट करना है। तो पहले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि जो गैस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हम उसको हीट दे रहे हैं। कितना हीट दिया हमने, 160 कैलोरीज, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया 50 डिग्री सेल्सियस। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का वैल्यू होता है डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, उससे मैं लिख सकता हूँ NCP डेल्टा टी। ओके ना। तो यहाँ पे क्योंकि मास सेम है तो मैं n को फिक्स कर लेता हूँ यहाँ पर CP। तो CP के लिए हमें नहीं पता CP का वैल्यू कितना है, तो CP को भी मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया गया है हमें 50 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो, टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही रहता है, तो आप 50 लिख सकते हैं डेल्टा टी को। ऐसे ही दूसरे केस में हमें क्या बोला है, सेम मास है, मतलब मोल्स सेम रहेंगे और इसको ठंडा किया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस से, तो कितना हीट रिलीज हो रहा है 240 कैलोरीज यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है।
तो डेल्टा क्यू कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वो लिखा जा सकता है एन सी वी डेल्टा पी के इक्वल। ओके ना, सी वी यहाँ पे क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एन अगेन सेम रहेगा, सी वी हमें नहीं पता है तो सी वी को मैंने सेम रख दिया है, और डेल्टा टी इस केस में कितना रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों केस में हम देखें तो यहाँ पे ये जो हीट रिलीज हो रहा है कितना है, ये हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है कितना 160 कैलोरीज में, और ये वाला जो हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है कितना हो रहा है 240 कैलोरीज, है ना, 240 कैलोरीज यहाँ पे रिलीज हो रहा है। तो मुझे यहाँ से अब मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे CP/CV मिल जाएगा, और CP/CV को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ गया CP/CV और 50/100 कितना हो गया 2, ये बचेगा हमारे पास 16/24। तो इसको हमने यहाँ से डिवाइड किया तो 2 से ये कितनी बार चला गया 12 टाइम्स, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 16/12, तो 4 से चला गया 4 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 4/3 के इक्वल। ओके ना, CP/CV का वैल्यू। और यहाँ से हम देखें तो CP/CV को हम लिख सकते हैं 1 + 2/f के इक्वल। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से f का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4/3 - 1 इस साइड आके, तो ये हो गया 1/3 इक्वल टू 2/f, है ना, और f का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारे पास 3 × 2 मीन्स 6। सो दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था, लेकिन हमें CP और CV दिख रहे हैं, और CP और CV हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में जानते हैं 1 + 2/f इनका रेशियो। तो हमने इस कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 मोल्स मिक्सचर है जिसमें 3 मोल्स तो किसके हैं ऑक्सीजन के, एंड 5 मोल किसके हैं आर्गन के, एट टेम्परेचर T, किसी टेम्परेचर T पे हमें दिया हुआ है। अज्यूमिंग द गैसेस टू बी आइडियल, गैसेस क्या है यहाँ पे आइडियल है, एंड द ऑक्सीजन बॉन्ड टू बी रिजिड, मतलब उसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा होगा, रिजिड का मतलब उसमें वाइब्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें काउंट नहीं करना है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, तो मिक्सचर का टोटल इंटरनल एनर्जी हमें बताना है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी यहाँ पे किसका हो जाएगा U, एक तो ऑक्सीजन का हम ऐड कर देंगे, प्लस दूसरा U किसका आर्गन का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका डायटोमिक गैस होता है और आर्गन मोनो एटोमिक गैस होता है। तो डिग्री U हम क्या लिखते थे NCVT, तो यहाँ पे मोल्स कितने हैं 3 ऑक्सीजन के लिए, और ये डायटोमिक गैस है तो CV क्या लिखोगे 5/2R, तो 5/2 × R × T। ऐसे ही आर्गन के लिए मोनोएटोमिक गैस है बट मोल्स कितना है इसके 5। ओके, और आर्गन के लिए हम CV का वैल्यू क्या ले सकते हैं, क्योंकि मोनोएटोमिक है तो 3/2 × R × T। और फाइनली यहाँ पे हम देखें तो टोटल एनर्जी के लिए, तो टोटल एनर्जी हमें यही निकालना था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये हो गया हमारे पास 15 + 15 मतलब 30, तो 30/2 RT मीन्स 15 RT के इक्वल ये हमारे पास आ जाता है। और हमें जो आंसर देना है वो RT की टर्म्स में ही देना है, तो RT का मल्टीपल यहाँ कितना हो गया 15, तो 15 विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन 13, 15, 20, 11, सो 15 मीन्स सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 2 आइडियल पॉलीएटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक मतलब जो ट्राई और से ज़्यादा एटम्स के साथ हो सकती हैं, गैसेस एट टेम्परेचर T1 एंड T2 पर हमने इनको मिक्स कर दिया, पॉलीएटॉमिक गैसेस को अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है, सो डैट देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, किसी एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, मतलब ये आपस में ही हीट का एक्सचेंज कर लेंगे। M1 and M2, N1 N2 बी द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो M1 M2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एंड N1 N2 F1 F2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास, M1 M2 उसके लिए मास है, और N1 N2 हमारे पास नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं ना, ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड गैस रेस्पेक्टिवली, इफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ये हमसे पूछा है जब हमने दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया है। तो अगेन क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो ये दोनों आपस में ही हीट का एक्सचेंज करेंगे और जो इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, मतलब जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल रहेगा। और यही कंसेप्ट हमें अभी यहाँ पर लगाना है, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ U इनिशियल, मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी हम अगर पहली गैस के लिए देखें तो हम क्या लिखते थे, इंटरनल एनर्जी NCVT, और CV को हम लिखते हैं FR/2। F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, N यहाँ पे मोल्स है, तो पहली गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स N1 के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो पहली के लिए हमारे पास F1 दिया हुआ है, तो F1/2R। टेम्परेचर दिया हुआ है फर्स्ट गैस के लिए T1। ऐसे सेकंड गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मोल्स N2 के प्रोपोर्शनल होंगे, तो N2 डिग्री ऑफ फ्रीडम F2/2 इंटू R, और टेम्परेचर का इनिशियली हमें दिया हुआ है T2, है ना। तो ये तो इनिशियल एनर्जी हो गई। अब फाइनल एनर्जी, तो फाइनली दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपस में हीट एक्सचेंज करने के बाद दोनों का टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आके रुक जाएगा। तो फाइनल एनर्जी दोनों गैसेस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली गैस के लिए N1 की प्रोपोर्शनल होंगे मोल्स, F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही रहने है ना, और फाइनल टेम्परेचर मैंने मान लिया T कॉमन टेम्परेचर। ऐसे ही दूसरी गैस के लिए N2/2 F2RT, तो मुझे यहाँ से T निकालना है, तो R तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, 2 भी सब में कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा इस मिक्सचर का वो आ जाएगा हमारे पास N1 F1 T1, R/2 तो सब में क्या हो गया कैंसिल, प्लस यहाँ से आ गया N2 F2 T2 अपॉन यहाँ से क्या बचेगा N1 F1, क्योंकि टेम्परेचर तो हमें निकालना है वो तो कॉमन ले लिया, प्लस N2 F2। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इन गिवन टर्म्स के अकॉर्डिंग, ओके ना। तो यहाँ से हम चेक करते हैं, तो पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, दूसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, तीसरा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके ना। तो यहाँ पे हमने इंटरनल एनर्जी को कंजर्व किया है, क्योंकि एनर्जी का किसी भी तरीके से कोई लॉस नहीं हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। कंसीडर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस हमें दिया हुआ है कन्फाइंड इन एन आइसोलेटेड क्लोज्ड चैम्बर, है ना, आइसोलेटेड है, क्लोज्ड है चैम्बर, एज द गैस अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहाँ पे गैस का एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबैटिक, ओके। द एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, मतलब कोलिजन का जो टाइम है एवरेज टाइम बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो वो वी यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए जो पावर होगा उस पावर के किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्यू का वैल्यू, मतलब इस पावर का ही वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है, ओके। तो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पहले ऐसे क्वेश्चन कम आते थे लेकिन अभी इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं, ओके। तो एवरेज टाइम, तो एवरेज टाइम हम क्या लिखते थे, रिलैक्सेशन टाइम, तो उसको हम बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ अपॉन एवरेज स्पीड। तो मीन फ्री पाथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/√2 पाई d स्क्वायर एन, एन यहाँ पे क्या था नंबर डेंसिटी, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं n/v, तो क्योंकि क्लोज्ड है तो n भी कांस्टेंट रहेगा, √2 पाई d स्क्वायर, d क्या था डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, √2 पाई तो कांस्टेंट है ही, तो हम बोल सकते हैं लैम्डा यहाँ से प्रोपोर्शनल है v के, है ना, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, ओके। v यहाँ पे स्पीड नहीं है, वॉल्यूम है ना कंटेनर का, और v एवरेज तो वो हमने देखा था प्रोपोर्शनल होता है √t के, ओके ना। तो √t के प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो
टाइम होगा यहाँ पर एवरेज टाइम, है ना, बिटवीन टू कॉलिजन्स, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल लैम्डा। लैम्डा तो v के प्रोपोर्शनल है, और जो v एवरेज था वो रूट टी के प्रोपोर्शनल था यहाँ पर। बट हमें किसके साथ देखना है, वॉल्यूम के साथ, और प्रोसेस कैसा है हमारे पास, एडियाबैटिक, तो हमें v तो यूज़ करना ही है, लेकिन टेम्परेचर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो प्रोसेस इक्वेशन होता है वो हम क्या लिखते हैं, टी वी पावर गामा -1 सम कांस्टेंट, ये हम लिखते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो मैं टी को ऐसे लिख सकता हूँ, सम कांस्टेंट इंटू वी को उधर ले गए तो वी पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा उधर जाने के बाद। तो मैं टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखना है। तो ये हो जाएगा टाइम प्रोपोर्शनल टू वी, और रूट टी है, तो ये तो सी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट वी 1 माइनस गामा, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा वी 1, तो इसका पावर, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस गामा रूट में था इसलिए बाई 2। ओके ना। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया, और माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस गामा बाई 2, तो ये v का पावर हो जाएगा हमारे पास, v पावर 1 प्लस गामा बाई 2, और हमें कैलकुलेट भी यही करना था। तो आप देख सकते हैं v का पावर ही हमसे पूछा गया है कि वो इस पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो q है उसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस गामा बाय 2 के इक्वल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें हमें दिया गया है अ कंटेनर विद इंसुलेटिंग वॉल्स, है ना, मतलब उसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता वॉल्स के थ्रू, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ पार्टीशन फिटेड विद अ वॉल्व। ओके, तो उसको हमने दो पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है पूरे कंटेनर को। वन पार्ट इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, है ना। तो ये कंटेनर हम अज्यूम कर लेते हैं, तो इसमें एक आधा डिवाइड किया हुआ है, और इसमें एक पार्ट में हमने प्रेशर P और टेम्परेचर T पर गैस हमने फिल कर दिया है, और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V। तो अगले पार्ट का ही वॉल्यूम V होगा, क्योंकि दोनों इक्वली डिवाइडेड है। अब इसने बोला है कि अदर पार्ट इज कम्प्लीटली इवेक्यूएटेड, मतलब इसमें वैक्यूम है, दूसरे पार्ट में कोई भी मटेरियल नहीं है, गैस नहीं है, मीन्स ये खाली है। ओके ना, वैक्यूम है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पे ये जो वॉल्व था इसको हमने एकदम से खोल दिया, तो गैस सारा का सारा इसमें आने लग जाएगा, इस वाले पार्ट से, लेफ्ट वाले पार्ट से राइट वाले पार्ट में आने लग जाएगा। तो खोलने के बाद हमें बताना है प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा गैस का। ओके, तो ये आपका जो पार्ट है वो फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड है। जब यहाँ पर गैस एक्सपेंड हो रहा है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, वो फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है। तो गैस यहाँ पे अगर फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है तो उसके किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क नहीं किया है, तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। और वर्क डन 0 है, प्लस कंटेनर्स कैसा था, वॉल्स इंसुलेटिंग, मतलब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज भी नहीं होगा, तो डेल्टा क्यू भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट लॉ से मैं ये बोल सकता हूँ दैट डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू 0 था, डब्लू भी 0 है, तो यहाँ से फर्स्ट लॉ से बोला जा सकता है कि डेल्टा यू विल बी 0, मतलब इस गैस की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, और कोई चेंज नहीं आया तो डेल्टा यू हम किसी भी गैस के लिए क्या लिखते हैं, NCV डेल्टा T। NCV तो फिक्स है, यहाँ पर मोल्स बाहर तो नहीं जा रहे, इसी में है पूरे कंटेनर में, तो डेल्टा T भी 0 होगा, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर विल रिमेन सेम, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ये पहला आंसर तो आ गया टेम्परेचर के लिए। बट सेकंड पार्ट भी पूछा है हमसे, प्रेशर क्या हो जाएगा। तो टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है ना, और वॉल्यूम पहले V था गैस का, इसको वॉल्व को ओपन करने के बाद अब वॉल्यूम कितना हो गया, डबल हो गया, और टेम्परेचर कांस्टेंट है।
तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पर, क्योंकि एन आर टी तीनों कांस्टेंट है। तो पी वन वी वन इनिशियल प्रेशर पी था, इनिशियल वॉल्यूम वी था, इक्वल टू पी टू वी टू, तो फाइनल प्रेशर हमें निकालना है, और वी टू कितना हो गया 2V, तो 2V, तो यहाँ से P फाइनल कितना आ गया हमारे पास P/2 के इक्वल, मतलब कि जो प्रेशर है फाइनली इस गैस का जब ये पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाएगी तो प्रेशर इनिशियल का आधा हो जाएगा, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका फ्री एक्सपेंशन से रिलेटेड है, यहाँ गैस फ्रीली एक्सपेंड होता है बट वो कोई वर्क नहीं करती है। ओके ना, चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। प्रेशर हो गया P/2, टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट मतलब इनिशियल के बराबर, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन P/2 T। अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। अगला क्वेश्चन, ये हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि हीलियम गैस है, हीलियम मीन्स मोनोएटॉमिक गैस, थ्रू अ साइकिल ABCDA, इस पूरा कंप्लीट साइकिल के फॉलो कर रहा है ये गैस, 2 आइसोकोरिक मतलब AB एंड CD आइसोकोरिक प्रोसेसेस एंड 2 आइसोबैरिक मीन्स BC एंड DA। ओके, तो ये यहाँ पे प्रोसेसेस हैं। अब हमें बताना है एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल नियरली, है ना, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आता है तो उसके आसपास वाला आंसर हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं एफिशिएंसी हमें फाइंड करना है इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो एफिशिएंसी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो किसी भी गैस के लिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखते थे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता था हमारे पास, उसे हम लिखते थे वर्क डन बाय द गैस इन कंप्लीट साइकिल अपॉन Q पॉजिटिव। Q पॉजिटिव से मतलब वो वाला Q हीट ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो कि गैस ने एब्जॉर्व किया है। गैस ने अगर कुछ हीट रिजेक्ट किया है, बाहर निकाला है, तो वो हम इस एफिशिएंसी के लिए उसको काउंट नहीं करेंगे। ओके ना। अब वर्क डन की बात करते हैं, तो वर्क डन बाय द गैस साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो हम जानते हैं कि वो इस लूप के एरिया के बराबर होता है अगर आपको PV कर्व दिया हुआ है तो, और ये क्योंकि क्लॉकवाइज है साइकिल इसलिए वर्क डन यहाँ पे कैसा होगा पॉजिटिव। तो वर्क डन इस प्रोसेस में हमारे पास आ जाएगा इस लूप के एरिया के बराबर, तो एरिया में लिख सकता हूँ 2V0 माइनस V0, ये इसका लेंथ, और हाइट कितना हो जाएगा 2P0 माइनस P0, तो रेक्टेंगल है तो 2P0 माइनस P0 मीन्स P0 V0 हमारे पास यहाँ पे वर्क डन आ गया। अब Q पॉजिटिव हमें देखना है, मतलब जो इसने एब्जॉर्व किया है गैस ने, तो मैं देखता हूँ किस किस प्रोसेस में इसने एब्जॉर्व किया होगा। तो जैसे A से B के लिए बात करें मैं प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में A से B के लिए प्रेशर बढ़ रहा है तो PV इक्वल टू nRT। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हम डेल्टा Q क्या लिखते थे NCP डेल्टा T, NCV वॉल्यूम कांस्टेंट है ना यहाँ पर, तो NCV डेल्टा T। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा Q पॉजिटिव आएगा। तो मैं अगर देखूँ यहाँ पर वॉल्यूम तो फिक्स है, प्रेशर लेकिन बढ़ रहा है, NR भी फिक्स है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे डेल्टा Q पॉजिटिव आएगा। ओके ना। ऐसे B से C के लिए देखें तो B से C के लिए यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, NR भी कांस्टेंट है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो BC प्रोसेस के लिए ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो उसके लिए हीट हम क्या लिखते थे डेल्टा Q इक्वल टू NCP डेल्टा T, तो ये तो पॉजिटिव ही रहता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा Q पॉजिटिव आएगा। तो टेम्परेचर हमने देखा यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब इसके लिए भी डेल्टा Q पॉजिटिव रहने वाला है ना, मतलब हमें इन दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब C से D में देखते हैं, तो C से D में
वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव आएगा, मतलब हमें ये काउंट नहीं करना है हीट के लिए। ऐसे ही डी से ए, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि एन आर तो फिक्स है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो डेल्टा टी नेगेटिव आएगा, मीन्स डेल्टा क्यू भी नेगेटिव आएगा इसके लिए कांस्टेंट प्रेशर पर, है ना, एन सी पी डेल्टा टी। तो ये भी हमें इस एफिशिएंसी निकालने के लिए काउंट नहीं करना है, हमसे पूछा भी नहीं गया है, तो मैं इसको नहीं निकालूंगा। तो मुझे केवल ए बी और बी सी प्रोसेस का हीट यहाँ पर यूज़ में लेना है। तो ए बी प्रोसेस के लिए अगर मैं देखूँ तो डेल्टा क्यू ए बी, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एन सी वी डेल्टा टी, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट होता है ना, तो डेल्टा टी भी ए बी वाला लेना है मुझे। तो सी वी हमारे पास ये हीलियम गैस है मोनोएटॉमिक, तो एन सी वी कितना हो जाएगा 3/2 मोनोएटॉमिक के लिए इंटू आर डेल्टा टी, तो टी एट बी फाइनल पॉइंट बी है माइनस टी एट ए, तो ये एन आर टी हमें क्या देता है आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी, क्योंकि पी और वी में आंसर दिया हुआ है तो मैं टेम्परेचर को एलिमिनेट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और एन आर टी बी वो हो जाएगा पी वी, तो 2 पी नॉट वी नॉट मीन्स 2 पी नॉट वी नॉट, और एन आर टी ए वो हो जाएगा पी नॉट वी नॉट। तो फाइनली ये आ गया हमारे पास 3/2 पी नॉट वी नॉट के इक्वल, ओके ना। तो ये हमारे पास ए बी प्रोसेस का हीट जो इसने एब्जॉर्व किया होगा ए बी प्रोसेस के टाइम पर। ऐसे ही अब अगला प्रोसेस जो हमें पॉजिटिव हीट निकालना है बी सी में, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे एन सी वी डेल्टा टी कौन सा वाला, बी सी प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइसोबारिक है तो यहाँ सी वी नहीं सी पी, ओके ना। तो एन सी पी क्या लिखते हैं हम, सी वी प्लस आर, तो सी वी हो गया 3/2 प्लस 1 आर, ये हो जाएगा सी पी का वैल्यू टोटल सी वी प्लस आर से, और डेल्टा टी तो टी एच सी माइनस टी एच बी, ओके ना। तो एन आर टी अगेन वो हम यहाँ पे गैस इक्वेशन यूज में ले सकते हैं, तो एन आर टी सी, तो एन आर टी सी हो जाएगा 2 पी नॉट 2 वी नॉट मीन्स 4 पी नॉट वी नॉट, और 3/2 प्लस 1 आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2, तो ये आ गया 5/2, और एन आर टी सी तो हो गया हमारा 4 पी नॉट वी नॉट। ऐसे एन आर टी बी कितना आ जाएगा, एन आर टी बी, तो एन आर टी बी आ गया 2 पी नॉट वी नॉट, ये 4 था ये 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना बचा 2, तो 2 पी नॉट वी नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों ही प्रोसेस में एब्जॉर्ब हीट आ गया बाय गैस। बस अब एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाना चाहिए। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, वर्क डन आया था पी नॉट वी नॉट, और हीट हो गया ए बी में तो आया था 3/2 पी नॉट वी नॉट, एंड बी सी में कितना आया है 5 पी नॉट वी नॉट, तो पी नॉट वी नॉट तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे कॉमन आके, तो ये बचेगा हमारे पास ये हो जाएगा 2 10, तो ये 3, तो ये बचा हमारे पास 1 2/13 2/13, तो ये एफिशिएंसी आ गया, बट निकालना किस में परसेंटेज में, तो परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालना है हमें, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 200/13, सो दिस विल बी आवर आंसर, और 200/13 का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगा हमारा, अगर हम अपने ऑप्शंस में चेक करें तो 15 के आसपास आएगा, मीन्स 15.4, ओके। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी निकालना था, एफिशिएंसी निकालते समय वर्क देखना है लूप का, एंड पॉजिटिव हीट मतलब जो गैस ने एब्जॉर्व किया है ओनली, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कार्नोट इंजन बोला गया है,
जिसका एफिशिएंसी हमें 40% दिया गया है, और ये किसी सोर्स से हीट ले रहा है जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन है। अब इसको एफिशिएंसी 60% वाले एफिशिएंसी वाले इंजन में हमें कन्वर्ट करना है। तो सेम सिंक के लिए टेम्परेचर इनटेक मीन सोर्स का टेम्परेचर हमें क्या लेना पड़ेगा ताकि एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 60%, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट केस में एफिशिएंसी कितना है, 40%। तो फर्स्ट केस में एफिशिएंसी है हमारे पास 40% मीन्स 40/100, और एफिशिएंसी हम क्या लिखते थे, 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.4 मीन्स 0.6 इक्वल टू टी सिंक अपॉन टी सोर्स, और टी सोर्स हमें दिया हुआ है 500 केल्विन। तो यहाँ से मुझे टी सिंक मिल गया पहले वाले केस के लिए। तो यहाँ पे टी सिंक हो जाएगा हमारा 0.6 इंटू 500, तो 500.6 कितना आ गया, 300 केल्विन, है ना। तो ये सिंक का टेम्परेचर आ गया फर्स्ट वाले केस में। अब दूसरे केस में हमें क्या करना है, दूसरे केस में एफिशिएंसी को 60% करना है। तो इसने बोला है कि इनटेक टेम्परेचर मतलब सोर्स के टेम्परेचर को चेंज करना है, लेकिन सिंक के टेम्परेचर को सेम रखना है। तो सिंक का टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं, इसे हमें सेम रखना है। अब केवल सोर्स के टेम्परेचर को चेंज करके एफिशिएंसी हमें फाइंड करना है। तो दूसरे केस में जो एफिशिएंसी है वो हमें दिया हुआ है 60%। तो 1 माइनस सिंक तो वही रखना है, लेकिन सोर्स अब हम नया वाला ले लेंगे, न्यू, है ना। तो यहाँ से हम देखें तो ये हो गया 0.6, तो 0.4 इक्वल टू टी सिंक बाय टी सोर्स, जो नया वाला हमें निकालना है, न्यू। तो सिंक का टेम्परेचर हमारे पास सेम रहेगा, कितना, 300 केल्विन। तो सिंक का टेम्परेचर मैंने यहाँ पुट किया, तो सोर्स जो होगा नया वाला उसका टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, टी सिंक अपॉन 0.4। तो ये हो गया हमारे पास, टी सिंक आया था कितना, 300 बाय 0.4। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 750 केल्विन, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पे हम देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा मैच होता है, सो इट विल बी करेक्ट आंसर, ओके ना। तो ये कार्नोट इंजन दे रखा था, इसकी एफिशिएंसी के लिए हमें बस ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर क्या दिया गया है। अबव पीवी डायग्राम में दे रखा है, थर्मोडायनामिक साइकिल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है ना। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल, मतलब हीट जो इसने बाहर निकाला होगा, मतलब पॉजिटिव वाला हीट। तो डेल्टा क्यू कौन सा लेना है हमें, जो पॉजिटिव है। नेगेटिव वैल्यू वाले को हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे हीट इसने एब्जॉर्व किया होगा गैस ने, और वही हमें आंसर में बताना है। तो मैं इस प्रोसेस को नाम दे देता हूँ यहाँ पर A, B, C एंड D, ओके। तो पहले मैं AB प्रोसेस को देखूँ तो AB प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, हम क्या लिखते हैं, LCV डेल्टा T। तो ये तो पॉजिटिव है, तो जिसके लिए डेल्टा T पॉजिटिव उसके लिए हीट भी पॉजिटिव रहेगा। तो PV इक्वल टू NRT, ये तो आपको इस चैप्टर में लंबा यूज़ ही करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, NR कांस्टेंट, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मीन्स इस वाले केस में जो हीट है वो पॉजिटिव ही आएगा इस वाले फॉर्मूले से। और B से C ये क्या हो गया हमारे पास, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा Q हम क्या लिखते थे कांस्टेंट प्रेशर पे, NCP डेल्टा T। तो अगेन यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा Q पॉजिटिव आएगा। तो B से C में प्रेशर कांस्टेंट है, NR कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा,
मीन्स डेल्टा टी भी पॉजिटिव होगा, तो इस प्रोसेस में भी ये पॉजिटिव आना है। सी से डी की बात करें तो सी से डी में वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट बट प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। आइसोबैरिक कोरिक प्रोसेस है ये, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हीट इसमें कैसा आएगा, नेगेटिव, मतलब मुझे ये काउंट नहीं करना है क्योंकि इसने बस वो पूछा है जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से निकाला गया है, मतलब गैस ने लिया है, तो गैस जो लेता है वो पॉजिटिव होता है हीट। अब इसके बाद डी से ए, तो डी से ए में प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, तो दिख रहा है कि टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हीट भी नेगेटिव आएगा, मतलब मुझे ये भी कंसिडर नहीं करना है, मुझे केवल ए बी और बी सी वाले प्रोसेस की हीट को कंसिडर करना है। तो टोटल हीट जो इसने एब्जॉर्व किया होगा वो हो जाएगा डेल्टा क्यू ए बी प्रोसेस वाला प्लस डेल्टा क्यू बी सी प्रोसेस वाला। तो ए बी प्रोसेस के लिए मैं क्या लिखूँगा, एन, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ए माइनस भी नहीं लिखेंगे, बी माइनस ए, तो टी बी माइनस टी ए, ऐसे डेल्टा क्यू बी सी, तो एन सी पी हो जाएगा सी वी प्लस आर, तो सी वी प्लस आर डेल्टा टी क्या हो जाएगा इसके लिए, टी सी माइनस टी बी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी सी माइनस टी बी ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, मोनोएटॉमिक गैस थी हमारे पास ये, है ना, तो सी वी सी पी हमें पता ही है इसके लिए, तो एन और ये हो जाएगा हमारे पास सी वी, तो सी वी हम क्या लिख सकते हैं F/2, तो 3/2 आर टी बी माइनस टी ए, ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा सी वी 3/2 प्लस आर, कितना हो जाएगा 5/2 आर टी सी माइनस टी डी, ये वैल्यू हो जाएगी। अब एन आर टी, वही गैस इक्वेशन अगेन, इस चैप्टर में तो यूज़ करना ही है इसको बार बार, तो एन आर टी को हम क्या लिख सकते हैं पी वी, तो टी बी वाला हो जाएगा 2 पी नॉट वी नॉट, और एन आर टी हो जाएगा पी नॉट वी नॉट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा पी नॉट वी नॉट, तो ये बचा 3/2 पी नॉट वी नॉट, ठीक है ना। ऐसे अगले में टी सी और टी डी, तो एन आर टी सी 2 पी नॉट वी नॉट, तो 2 पी नॉट 2 वी नॉट मीन्स 4 पी नॉट वी नॉट, और एन आर टी डी टी बी नॉट टी डी, तो बी वाला यहाँ पर है तो 2 पी नॉट वी नॉट, तो ये 4 आया था ये 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना बचा 2, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये 2 पी नॉट वी नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 13/2 पी नॉट वी नॉट। सो दिस विल बी आवर हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस फ्रॉम सोर्स। तो चेक करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है तो पढ़ लेते हैं क्या दिया है ना, पढ़ना जरूरी है। अ गैस कैन बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी वाया 2 डिफरेंट प्रोसेस, ए से बी ले जा रहे हैं, एक प्रोसेस है ए सी बी के अलोंग, दूसरा प्रोसेस है ए डी बी के अलोंग, है ना। व्हेन पाथ ए सी बी इज यूज्ड, तो ए सी बी पाथ के लिए हमें हीट दिया हुआ है इनटू द सिस्टम, मतलब सिस्टम उसको एब्जॉर्व कर रहा है, तो ये प्लस आएगा तो +60, ओके ना। एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव लिया जाता है फिजिक्स में, तो कितना हो जाएगा ये 30 + 30, है ना, ए सी बी प्रोसेस के लिए, नॉट ए सी डी, है ना, ए सी बी प्रोसेस के लिए। अब इफ पाथ ए डी बी को यूज़ करते हैं अगर हम, बाय द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम हमें कितना दिया हुआ है 10, अगेन वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन बाय सिस्टम ए डी बी, है ना, ए डी बी हमें दिया हुआ है +10 जूल, और उसके बाद बोला है हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम,
सिस्टम के अंदर जा रहा है हीट, तो ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा। तो डेल्टा क्यू AdB वो हो जाएगा हमारे पास, कितना हीट फ्लो हो रहा है सिस्टम के अंदर, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके ना, यही हमें निकालना है। तो अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसमें, मुझे AdB में डेल्टा क्यू निकालना है, वर्क डन पता है। अगर मुझे डेल्टा यू मिल जाए इस प्रोसेस के लिए AdB के लिए, तो मैं फर्स्ट लॉ लगाकर AdB कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डेल्टा यू हम देखें तो ये जो प्रोसेस हमें दिया हुआ है इसकी हेल्प से निकालना पड़ेगा। दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, और जो डेल्टा यू होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। मतलब जो डेल्टा यू ACB के लिए होगा वही डेल्टा यू AdB के लिए भी हो जाएगा। ओके ना, तो ACB के लिए अगर हम देखें तो ACB प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू मैं क्या लिख सकता हूँ, वो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू माइनस वर्क डन। तो डेल्टा क्यू कितना है 60, वर्क डन कितना है 30। ओके ना, तो 60 माइनस 30 मीन्स कितना आ गया 30 जूल। अब इसी डेल्टा यू को मैं यूज़ में ले लेता हूँ कहाँ पर, AdB प्रोसेस के लिए। तो AdB प्रोसेस में मुझे डेल्टा क्यू निकालना है, तो फर्स्ट लॉ से मैं क्या लिख सकता हूँ AdB इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन इन AdB। तो डेल्टा यू तो दोनों प्रोसेस में सेम रहेगा क्योंकि दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो डेल्टा AdB निकालना है, डेल्टा यू हमारे पास आ गया था 30 और वर्क डन बाय AdB कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया 10 जूल। तो 30 प्लस 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 जूल्स। ओके, तो यही हमसे पूछा गया था। चेक करते हैं ऑप्शन 100, 80, 20, 40 मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें आइस दिया गया है एट -20 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। इसको ऐड कर रहे हैं 50 ग्राम वाटर में जो 40 डिग्री सेल्सियस पर है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर 0 पे पहुंच चुका है और 20 ग्राम ऑफ आइस अभी भी अनमेल्टेड है, मतलब मेल्ट नहीं हुआ है। तो आइस का इनिशियल मास तो हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोला है कि 20 ग्राम आइस अभी भी बचा हुआ है जो मेल्ट नहीं हुआ है। तो अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू द वाटर वाज, तो ये हमें निकालना है कि आइस का कितना अमाउंट हमने वाटर में ऐड किया होगा कि फाइनली 20 ग्राम आइस बच जाए और जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए। तो मान लेते हैं कि m ग्राम मास हमने आइस का लिया था, तो लेट m ग्राम आइस। ओके ना, अब m में से इसमें वाटर भी आपका 50 से, वाटर कितने पे था हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो 40 से वो भी कितने पे आ गया होगा 0 पे। तो वाटर ने तो हीट अपना दिया होगा और आइस ने हीट लिया होगा। तो आइस में भी हम देखें तो पहले आइस जो हीट ले रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, हीट टेकन इक्वल टू हीट गिवन, है ना। एक ने हीट दिया होगा, एक ने हीट लिया होगा, तो वही कंसेप्ट, जितना लिया हीट उतना दिया। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो आइस ने हीट कितना लिया होगा, m ग्राम आइस की बात करें तो पहले ये m ग्राम आइस 20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक, मेल्टिंग पॉइंट तक। तो वहाँ पे हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी। तो 20 से 0 तक आया तो डेल्टा टी कितना हो गया 20। अब इसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद इसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, फेस चेंज करेगा। तो इसने बोला फाइनली 20 ग्राम तो आइस बच ही जाता है। तो m में से 20 ग्राम बच गया, तो कितना मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया m में से 20 ग्राम, इतना मेल्ट हो चुका है। तो इतना मेल्ट होने के लिए भी इसने हीट एब्जॉर्ब किया होगा, तो वो किसके बराबर किया होगा, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, मेल्टिंग पॉइंट पर। तो इतना टोटल हीट आइस ने ले लिया। ये आया कहाँ से, वाटर से। तो वाटर अगर हम देखें तो 50 ग्राम था, कितने टेम्परेचर पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये खुद भी कहाँ पे आ गया होगा फाइनली 0 पर। तो वाटर ने 40 से 0 तक आने में जो हीट दिया है वही इसके बराबर हो जाएगा।
तो वाटर के लिए मास ऑफ द वाटर 50 ग्राम है हमारे पास। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ऐसे ही यहाँ पर डेल्टा टी, तो 40 से 0 पे आ गया तो 40 माइनस 0, तो डेल्टा टी 40 हो गया हमारे पास। इतना हीट वाटर ने दिया होगा जो कि आइस ने ले लिया है। तो अब मैं यहाँ से इसको मास को सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करने के बाद। तो मास हमें कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वो हमें दे रखा है 2.1, है ना। तो 2.1, अच्छा ये जूल में दिया हुआ है तो हमें ये वाला डाटा भी जूल में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट हमें दे रखा है 4.2, तो ये 4.2 हमें यूज़ में लेना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट। ओके, तो अब ये मास अगर ग्राम में लिख दिया मैंने तो यहाँ पे भी ये मासेस हम ग्राम में ही लेंगे, तो वो मास से मास यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मास हमें ग्राम में मिलेगा क्योंकि हम ये दोनों मासेस ग्राम में ही ले रहे हैं, है ना। तो इंटू 20 प्लस m माइनस 20, LF कितना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूज़न के लिए हमें कितना दिया हुआ है 334 हमें दिया हुआ है ना, इक्वल टू 50 इंटू 4.2 इंटू 40। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास मास विल कम इक्वल टू 40 ग्राम्स, मतलब कि इतना आइस हमने यहाँ पर ले लिया होगा, उसमें से 20 ग्राम तो आपका मेल्ट हो गया और 20 ग्राम आइस अभी भी फाइनली बचा हुआ है। तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक मेटल बॉल है जिसका मास 0.1 kg है, इसको 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया है ना, एंड इनटू अ वेसल में डाल दिया जिसका हीट कैपेसिटी हमें दिया हुआ है ना, और उसमें वाटर भी ऑलरेडी 0.5 kg। तो वाटर और ये वेसल दोनों गर्म होंगे इस बॉल की वजह से, जिनका इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ था 30 कम है तो ये गर्म होंगे, है ना। वाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो वाटर के टेम्परेचर में 30 से कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पे जो बॉल था हमारे पास, तो बॉल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है तो वो हीट देगा, एंड जो वेसल और वाटर हैं दोनों मिलके हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो कोई लॉस हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब जितना बॉल ने हीट दिया होगा उतना ही वाटर एंड वेसल इन दोनों ने मिलकर एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। तो मान लेते हैं कि फाइनली जो कॉमन टेम्परेचर आएगा हीट एक्सचेंज के बाद जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तक पहुँच जाएगा, तो लेट फाइनल टेम्परेचर इज़ T, है ना। तो ये 500 से कम होगा बट 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉल यहाँ पर हीट देगा। तो बॉल ने कितना हीट दिया होगा, उसका मास इनटू उसका स्पेसिफिक हीट। तो बॉल का स्पेसिफिक हीट हमें कितना दिया हुआ है मेटल का 400, है ना, ऐसा यूनिट्स में। तो 400 और 500 से उसका टेम्परेचर कम होकर T तक पहुँच जाएगा। इसके बाद ये जो हीट इसने दिया है वो लिया किसने, वाटर प्लस वेसल ने। तो वेसल की बात करें तो उसका हीट कैपेसिटी कितना है 800, है ना, और वो उसका भी टेम्परेचर कहाँ तक चला जाएगा T तक, कहाँ से 30 से। तो T माइनस 30 इतना तो वेसल ने ले लिया होगा, प्लस वाटर की बात करें तो 0.5 उसका मास है। स्पेसिफिक हीट वाटर की हमें कितना दिया हुआ है 4200, और टेम्परेचर डिफरेंस इसके लिए भी कितना हो जाएगा, फाइनल T हो गया, इनिशियल कितना था 30। ओके, तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आता है 36.4 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स। बट हमसे टेम्परेचर नहीं पूछा है, हमसे पूछा है वाटर के टेम्परेचर में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, मीन्स डेल्टा T/T इंटू 100 फॉर वाटर। तो फाइनल टेम्परेचर वाटर का हो गया 36.4, इनिशियल कितना था 30 अपॉन 30 इंटू 100, तो ये हो गया 6.4/30 इंटू 100। और हमें यही परसेंटेज निकालना है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली निकालना है तो 6.4 को अगर मैं 6 अज्यूम कर लूँ तो 6 से 30 5 टाइम्स और 5 से ये
20। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो परसेंटेज है वो हमारा हो जाएगा 20% के अप्रॉक्स। ओके, सो दिस विल बी अवर आंसर। तो चेक करते हैं यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है, 2 रॉड्स हमें यहाँ पे दी गई हैं, ए एंड बी आइडेंटिकल है डायमेंशन में, मतलब लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है। ओके, और उनका टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस इनिशियल। इफ़ ए को हमने गर्म किया है अप टू 180 डिग्री सेल्सियस और बी को किया गया है 30 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, दोनों को अलग अलग टेम्परेचर तक गर्म किया है हमने। और इसने बोला कि अब जो नया लेंथ है वो फिर से सेम है, इनिशियल लेंथ भी सेम थी और फाइनली इन टेम्परेचर तक गर्म करने के बाद फाइनल लेंथ भी सेम है। तो हमसे पूछा है रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए एंड बी इज, तो इनका जो कोफिशिएंट्स हैं लीनियर एक्सपेंशन वाले उसका हमें रेशियो दिया गया है। तो पूछा गया है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा बी वाली रॉड का। ठीक है, तो दोनों के लिए हम देखें तो डेल्टा एल इसमें क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का इनिशियल लेंथ भी सेम था, फाइनल लेंथ भी सेम है। तो डेल्टा एल ए के लिए जो होना चाहिए वही बी में, क्योंकि दोनों में अगर चेंज सेम आएगा तो लेंथ सेम रहेगी। तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे, एल, दोनों के लिए सेम है लेंथ इनिशियल, अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। तो ए के लिए डेल्टा टी कितना हो गया, 180 तक हमने किया है, कहाँ से 30 तक, तो 180 माइनस 30। ऐसे डेल्टा एल भी कितना लिखोगे, उसका भी लेंथ इनिशियल एल ही था, तो अल्फा बी इंटू डेल्टा टी, तो उसके लिए डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी माइनस 30। फाइनल टेम्परेचर उसका टी है जो हमें कैलकुलेट करना है, एल से एल कैंसिल। तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा ए बाय अल्फ़ा बी, और ये हो गया हमारे पास 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 150, और ये बचेगा हमारे पास इधर टी माइनस 30 के इक्वल। ओके ना, तो यहाँ से ये हो गया अल्फ़ा ए बाई अल्फ़ा बी, ये हमें दिया हुआ है 4:3, तो 4:3 इंटू 150 प्लस 30, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा उस टेम्परेचर टी के लिए डिग्री सेल्सियस में। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 3 से 5 तो ये 200 प्लस 30, तो ये टी का वैल्यू आ गया हमारे पास 230 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ से हम चेक करें तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके ना, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, थर्मोमीटर दिया हुआ है ना, और लीनियर स्केल रीड करता है वैल्यू x0 व्हेन इट इज़ कांटेक्ट विद बॉइलिंग वाटर, मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस की कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जो बॉइलिंग वाटर था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू है x0 नए स्केल पर, और x0/3 है जब इसको आइस के साथ रखा जाता है ना, एंड तो x0/3 हो गया हमारे पास जब आइस के साथ, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है। ओके, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेल्सियस इफ द थर्मामीटर इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट रीड्स x0/2। तो जब ये x0/2 रीड करेगा नया जो हमारे पास स्केल है, तो उस केस में डिग्री सेल्सियस में उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम जानते हैं स्केल्स में रिलेशन आपका लीनियर होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से जैसे x0 माइनस x का कुछ भी वैल्यू होगा जो भी अननोन वैल्यू है अपॉन x0 माइनस x0/3। ओके, ऐसे ही डिग्री सेल्सियस में x0 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 100 के, तो ये 100 माइनस डिग्री सेल्सियस में वैल्यू जो भी x के कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आएगा अपॉन 100 माइनस 0। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू कितना रख देंगे, x0/2, क्योंकि इस वैल्यू पे हमें किसका वैल्यू निकालना है, c का, तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x0 माइनस x0/2 अपॉन नीचे बचेगा हमारे पास 3 माइनस 1, तो 2x0/3, इधर बचेगा हमारे पास 100 माइनस c अपॉन 100। ओके ना, तो यहाँ पे x0 तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1/2, तो ये बचा हमारे पास 3/4 इक्वल टू 100 माइनस c के इक्वल। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, तो 100 को हम 100 हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो ये हो जाएगा 75, तो C का वैल्यू बचा 100 माइनस 75, तो C हो जाएगा 100 माइनस 75 मीन्स 25, दिस विल बी आवर आंसर। मतलब जब ये x0/2 रीड करेगा नया स्केल, तो उस स्केल पर जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस के इक्वल। तो यहाँ से हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ईयर में दिया हुआ है टू मेटेरियल्स हैविंग कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमें दिया गया है दोनों का, दो मेटेरियल्स के लिए 3K एंड K है ना, एंड थिकनेस भी हमें दिया हुआ है D एंड 3D है ना, ये वाला थिकनेस लेंथ रेस्पेक्टली जॉइंट टू फॉर्म स्लैब, तो ऐसे ज्वाइन कर दिया गया है इसको। और आउटर सरफेसेस का टेम्परेचर θ2 θ1 हमें दिया हुआ है, θ2 बड़ा है। तो टेम्परेचर एट द इंटरफेस, इंटरफेस पे हमें बताना है टेम्परेचर कितना होगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो इस सिस्टम में हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो जो हीट करंट पहले पार्ट में फ्लो हो रहा होगा वही हीट करंट दूसरे पार्ट में भी फ्लो हो रहा होगा, तो इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे। तो दोनों में जो हीट करंट है I1 एंड I2 डेट शुड बी सेम। तो I1 का वैल्यू मैं यहाँ पे कॉमन टेम्परेचर मान लेता हूँ, थीटा जो हमें निकालना है। तो I1 क्या लिखोगे, इसका K एरिया A इंटू डी थीटा हो जाएगा हायर माइनस लोअर θ2 माइनस थीटा बाय L, लेंथ कितना है इसका D। ऐसे दूसरे वाले के लिए थर्मल कोफिशिएंट K है, यहाँ पर एरिया तो सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला है ना, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस θ1 हायर माइनस लोअर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3D। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा और मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मुझे जो अननोन टेम्परेचर थीटा उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो KAD ये तो यहाँ पे क्या हो गए कैंसिल, इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 θ2 माइनस 9 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस θ1, तो ये हो जाएगा 9 θ2 प्लस θ1 और 9 थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा 10 थीटा, तो थीटा में 10 से हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा एट कॉमन पॉइंट, ओके ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे आंसर से मैच हो रहा है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। टू मेटेलिक ब्लॉक्स M1 एंड M2 ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, कनेक्टेड टू ईच अदर, ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। उनके टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, और जो कॉमन जंक्शन है वहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M2 इज K, तो M2 का K है, तो हमें बताना है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M1 कितना हो जाएगा। ओके, तो अगेन क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में दिया हुआ है तो दोनों पार्ट्स में जो हीट करंट है उसका वैल्यू सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों पार्ट्स में हीट करंट का वैल्यू सेम कर देता हूँ, मीन्स I1 इक्वल टू I2, और हीट करंट हम क्या लिखते थे KA डेल्टा T बाई L। तो K यहाँ पे इसका M1 का हमें निकालना है ना, K1 एरिया A डेल्टा T हो जाएगा 100 माइनस 80 अपॉन L कितना हो गया 16। ऐसे K2 वो हमें K दिया हुआ है M2 के लिए, इनटू एरिया सेम है दोनों साइड, तो दोनों को A एज्यूम कर लिया है हमने, और डेल्टा T हो जाएगा 80 माइनस 0 अपॉन इसका लेंथ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमें यहाँ से K का वैल्यू मिल जाएगा। तो K1 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, A से A कैंसिल हो गया, 8 से 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 इंटू 80 अपॉन ये हो जाएगा 20, तो ये बचा हमारे पास 8K के इक्वल, ओके ना, 8K। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर मटेरियल M1। तो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके ना।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, रॉड दिया हुआ है CD, थर्मल रेजिस्टेंस दे रखा है इसका 10 केल्विन वाट इनवर्स, ओके ना, इज जॉइंट एट मिडल ऑफ द आइडेंटिकल रोड, सेम रोड है AB के मिड पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट किया है। तो ABD आर मेंटेन एट 200, 100 एंड 125 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है। तो हमें बताना है हीट करंट कितना होगा इन CD मतलब इस वाली रॉड के अंदर कितना होने वाला है, वो हमें बताना है, ओके ना। तो देखते हैं, क्योंकि रॉड्स आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल हैं तो मैं इसका रेजिस्टेंस अगर दोनों साइड R अज्यूम कर लूँ, मतलब टोटल 2R हो गया, तो ये रॉड इसके जैसा ही है, तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा हमारे पास। और ये जो जंक्शन है यहाँ पर मैं टेम्परेचर मान लेता हूँ T है, ठीक है। तो जंक्शन पे हम देखें तो नेट करंट क्या होता है, 0 है ना। तो मान लो यहाँ से करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, तो नेट करंट क्या होना चाहिए, 0। तो मैं 0 कर देता हूँ इसके लिए। तो करंट क्या लिखूँगा, नेट करंट हो जाएगा इसके लिए KA T माइनस 200, बाहर की तरफ जाता हो माना है ना, तो T से हायर लेना पड़ेगा, और अपॉन इसका लेंथ हो जाएगा हमारे पास L/2, आधा लेंथ लेंगे, प्लस इस वाले के लिए कितना हो जाएगा KA T माइनस 100 अपॉन L/2, ओके, प्लस इस वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट में हो जाएगा KA T माइनस, कहाँ तक जा रहा है ये 125, तो 125 अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा कितना, पूरा लेंथ आ जाएगा L, क्योंकि ये तो पूरा लेंथ है यहाँ पे L/2 हो गया था, तो इक्वल टू नेट करंट क्या होगा 0। तो यहाँ से KL तो कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2 इंटू T माइनस 200 प्लस 2 इंटू T माइनस 100 प्लस T माइनस 125 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5T हमारे पास, ये हो जाएगा 400 प्लस 200 600 प्लस 125 मीन्स कितना हो गया 4 प्लस 2 600 प्लस 125 हो गया 725 के इक्वल। तो T यहाँ से आ जाएगा 725/5 के इक्वल। तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 145 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास कॉमन जंक्शन का टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम देखें तो T हमें पता चल चुका है और हमें इसके अंदर से हीट करंट का वैल्यू निकालना है। मीन्स इसी का वैल्यू हमें सॉल्व करके बताना है कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो T का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो पावर हो जाएगा, P का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास KA, T का वैल्यू 145 माइनस 125/L, ठीक है। और ये जो इसने रेजिस्टेंस दिया हुआ है CD का हमें रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 केल्विन वॉट इनवर्स, मतलब ये पूरा रेजिस्टेंस ही होता है L/K, तो इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास 20 और L/K का वैल्यू 10 है, तो 20/10 मीन्स 2 बचेगा, मीन्स 2 वॉट के इक्वल। सो आवर आंसर विल बी 2 वॉट, मीन्स सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें दिया हुआ है मेटेलिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 to 40 डिग्री सेल्सियस इन 300 सेकेंड, है ना, 50 से 40 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है 300 सेकेंड में। इफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अराउंड, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर में दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, देन द स्फीयर टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 5 मिनट, तो हमें बताना है अगले 5 मिनट में व्हाट विल द टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन वाला मेथड। तो क्या था वो मेथड हमारे पास, अगर दो टेम्परेचर के बीच में वो कूल हो रहा है T1 से T2, तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते थे T1 माइनस T2 हायर माइनस लोअर अपॉन टाइम सम कांस्टेंट, और फिर इनका एवरेज वैल्यू T1 प्लस T2/2, और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर T0 वो हम यहाँ पर लिख देते थे। इस वाले फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है।
तो T1 माइनस T2 फर्स्ट कंडीशन में क्या है 50 माइनस 40, तो 50 माइनस 40 बाई टी, टी कितना है हमारे पास 300 सेकेंड्स, ओके ना। इसके बाद कांस्टेंट के T1 प्लस T2 बाई 2 मीन्स 50 प्लस 40 बाई 2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें 20 दिया हुआ है, ओके। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 10 बाई 300 इक्वल टू के, ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस 40 बाई 2 मीन्स 45, माइनस 20 करेंगे तो ये 25 हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे दूसरे पार्ट के लिए अगर हम देखें तो अगले 5 मिनट में बताना टेम्परेचर कितना हो जाए, कहाँ से 40 से, है ना। तो अगले पार्ट के लिए मैं लिखूँगा 40 माइनस टी और 5 मिनट्स का मतलब अगेन सेकंड्स में कितना हो गया 300 सेकंड, ओके। तो 300 टाइम इस वाली इक्वेशन से के तो वही रहेगा कांस्टेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस टी बाई 2 माइनस टी नॉट हमें कितना दिया हुआ है 20 के इक्वल। तो अब मैं यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, तो के तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 10 अपॉन 40 माइनस टी इक्वल टू यहाँ से बचेगा 25, और ये बचेगा हमारे पास 40 प्लस टी माइनस 40 इंटू 2 के इक्वल। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 200 माइनस 5t और इधर बचेगा t, ओके ना। तो ये हो गया t इक्वल टू 200 बाय 6, तो ये आ जाएगा अपना 33.33 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो 33 के आसपास आंसर आएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन चेक करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा मैच हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसने ये भी बोला है क्लोज टू, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली उसके आसपास वाला आंसर आएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या दिया हुआ है हमें। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेटल वायर का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका लेंथ 0.02% से इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी कितना होगा ये हमें बताना है, ओके। तो लेंथ के लिए जो परसेंटेज चेंज हम लिखते थे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, उसका वैल्यू आता था अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। अल्फा क्या था लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो इसका वैल्यू इंटू 100 ये हमें दिया हुआ है कितना 0.02 के इक्वल। बट हमें डेंसिटी के लिए निकालना है, तो डेंसिटी कहाँ से मिलेगा वॉल्यूम से, मास तो कांस्टेंट रहता है, तो हम डेंसिटी क्या ले सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका जब एरर वाला फॉर्मूला चेंज वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे तो यहाँ से ही आ जाएगा डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई वी, और डेल्टा वी बाई वी को हम लिखते थे माइनस गामा डेल्टा टी वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और गामा को क्या लिखा जा सकता है 3 अल्फा डेल्टा टी, ओके। और अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 इसका वैल्यू कितना है 0.02। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि डेंसिटी में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो हो जाएगा -3 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100, और अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 इसका वैल्यू है 0.02। तो ये हो गया हमारे पास -3 इंटू 0.02 मीन्स -0.06% के इक्वल। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इसमें हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज सराउंडेड बाय अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस आर, सिलेंडर है ना, उसका शेल का जो इनर रेडियस है वो आर है और आउटर रेडियस 2r है ना। तो ऐसे आपको सिलेंडर को सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, तो शेल का इनर रेडियस तो r के इक्वल है, आउटर रेडियस 2r के इक्वल है। एंड थर्मल कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर के लिए कितना है K1, एंड आउटर सिलेंडर के लिए हमें दिया हुआ है K2, ओके। अब इसने बोला है कि कोई लॉस नहीं हो रहा है हीट का, तो इफ़ेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी हमें बताना है कि कितना होगा इस सिलेंडर के लिए।
तो इस सिलेंडर को अगर मैं सामने से देखूंगा तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये बीच वाला पार्ट इसका, और यहाँ पे ये लेंथ इसका हमने कितना अज्यूम कर लिया L, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई वाला रहा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर लोअर वाला रहा होगा, तो ये दोनों पार्ट किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों को हम पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसको पूरे को फिर हम एक सिंगल सिलेंडर से सेम डायमेंशन के रिप्लेस कर देंगे, जिसके लिए हमें इसका के इक्विवेलेंट जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बताना है इक्विवेलेंट वाला। तो क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो R हो जाएगा हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल। तो R1 में ले लेता हूँ ये अंदर वाले को, R2 ले लेता हूँ बाहर वाले को। ओके, तो R1 में क्या लिख दूंगा L/KA, तो K इसका कितना अंदर वाले का K1, और एरिया कितना हो जाएगा पाई R² अंदर वाले के लिए, ये R1 हो गया है ना। तो L/1 में आएगा प्लस R2 कितना हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा हमारे पास ये बाहर वाला पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया लेंगे बस, तो ये हो जाएगा 1/L R2 L/K, K कितना दिया हो बाहर वाले पार्ट के लिए K2, और एरिया कितना हो जाएगा इसका यहाँ से यहाँ तक, मीन्स पाई 2R² माइनस ये वाला एरिया हटा देंगे हम, तो पाई 2R² माइनस R², ये हमारे पास R2 का वैल्यू हो गया, इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट आप क्या लिखेंगे, लेंथ तो उतना ही है ना, बाई K, तो यहाँ पे ये K इक्वलेंट आ जाएगा हमारे पास, और एरिया पूरा लेना पड़ेगा, मीन्स पाई 2R का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे किसके लिए, K इक्वलेंट के लिए। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो L/पाई तो सब में कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा K1, R² भी सब में कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये बचेगा हमारे पास 3K2 ऊपर चला जाएगा, और इधर से ये बचेगा हमारे पास 4/4 K इक्वलेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से K इक्वलेंट कितना आ गया हमारे पास, K1 प्लस 3K2/4 K इक्वल। सो दिस विल बी द आंसर फॉर K इक्वलेंट फॉर दिस सिलेंडर। तो यहाँ से हम देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा मैच होता है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के 1 मोल को हमने मिक्स किया है विथ 3 मोल्स ऑफ अ डायएटॉमिक गैस, है ना। तो मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर, मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमें कितना दिया हुआ है α²/4 इन टर्म्स ऑफ Rj। ओके, देन हमें बताना है द वैल्यू ऑफ अल्फा, जो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट मिक्सचर के लिए। तो मिक्सचर के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोलर स्पेसिफिक हीट निकालने का जो फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास CV मिक्सचर कितना हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, है ना। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो N1 हमारे पास पहला मोनोएटॉमिक गैस है, उसके 1 ही मोल हमने लिए हैं, और CV क्या होता है मोलर मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3R/2 प्लस N2 कितना है डायएटॉमिक गैस के लिए 3 मोल्स, बट उसके लिए जो CV का वैल्यू होता है FR/2 वो हम कितना लेते हैं 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं डायएटॉमिक गैस के लिए। तो 5R/2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, तो N1 तो 1 था, N2 कितना है 3, इसको सोल्व कर लेंगे और हमें हमारा CV मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18/2 इंटू 4 इंटू R, तो ये चला जाएगा 2 से 9 टाइम्स, तो ये आ गया 9/4 इंटू R के इक्वल, है ना। बट हमें इसको कंपेयर करना है इस वाले ऑप्शन से, तो ये किसके इक्वल है α²/4R, तो R और 4 तो क्या हो गया कैंसिल, तो α² किसके बराबर आ गया 9 के बराबर, और हमें अल्फ़ा का वैल्यू बताना है। तो α² इक्वल टू 9, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फ़ा कितना हो जाएगा 3, तो जो हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू है वो कितना मिलेगा 3 के इक्वल मिल जाएगा। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। एक कार्नोट इंजन है, टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे सोर्स का 527 डिग्री सेल्सियस और सिंक का दिया हुआ है 200 केल्विन। अब ये बताया गया कि अगर वर्क डन बाय द इंजन जो हमें यहाँ पे दिया है वो किसके बराबर है, 12,000 किलो जूल के इक्वल है। तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब हमें बताना है कितना रहा होगा। तो यहाँ से हमें पता है इफिशियंसी कार्नोट इंजन के लिए हम क्या लिखते थे, W जो वर्क डन और हीट जो उसने एब्जॉर्ब किया है ना, इसका रेशियो। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक मतलब लोअर वाला और टेम्परेचर ऑफ द सोर्स मीन्स हायर वाला। तो हमें वर्क डन तो पता है, सिंक का भी टेम्परेचर दिया हुआ है और सोर्स का भी टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। तो अननोन क्या बचा, Q1। तो यहाँ से हम इसका यूज़ करके Q1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो W का वैल्यू हमें दिया हुआ है 12,000 किलो जूल के इक्वल। हमें Q1 निकालना है। T सिंक हमें कितना दिया हुआ है, 200 केल्विन, केल्विन में लिखना है, ये ध्यान रखना। और T हायर मतलब सोर्स का टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है, 527। तो इसे भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 527 प्लस 273, तो ये हो जाएगा हमारे पास 800 केल्विन के इक्वल। तो 800, तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद 2 से 4 टाइम्स, तो 1/4 मीन्स 3/4। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास Q1 हो जाएगा 16,000 किलो जूल। बट इसे हमें इस फॉर्मेट में लाना है, तो किलो जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ और 3 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो 16 × 10⁻6 जूल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 16, जो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक डायटोमिक गैस हमें दिया गया है जिसका मोलर स्पेसिफिक्स का रेशियो दिया हुआ है हमें, है ना, गामा 1.4। तो ये 400 जूल वर्क कर रहा है व्हेन एक्सपेंडेड आइसोबारिकली, है ना, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, तो इतना वर्क ये गैस कर पा रहा है। तो हमसे पूछा है कि हीट गिवन टू द गैस इन दिस प्रोसेस, तो हीट गिवन कितना होगा। तो पहले मैं देखता हूँ कि आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। वर्क डन हमने क्या लिखा था आइसोबारिक प्रोसेस में, प्रेशर कांस्टेंट। तो वर्क डन हम लिखते थे P डेल्टा V के इक्वल, और यहाँ पे गैस वर्क कर रहा है तो ये 400 जूल के इक्वल हो गया, दिया हुआ है हमें। फिर पूछा हमसे हीट कितना दिया गया होगा इस प्रोसेस में। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट का फॉर्मूला था वो हम क्या लिखते थे, NCP डेल्टा T। अब Cp को मैं और क्या लिख सकता हूँ, F/2 + 1 × R डेल्टा T। और जो यहाँ पे ये NR डेल्टा T है, एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन से, P डेल्टा V। तो ये हो गया हमारे पास F/2 + 1 P डेल्टा V विच इज़ इक्वल टू आवर वर्क। तो F का वैल्यू कौन सा गैस था ये, डायटोमिक। तो डायटोमिक के लिए F कितना हो जाएगा, 5। वैसे गामा उन्हें दे ही दिया है ना, तो इस केस में हमें F 5 ही मिलेगा। तो 5/2 + 1 × P डेल्टा V, P डेल्टा V हो गया हमारे पास 400। तो ये हो जाएगा 7/2 मीन्स 200। तो ये हो जाएगा 1400 के इक्वल। तो 1400 जूल यहाँ पे हमें हीट इसको देना पड़ेगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर द डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल फॉर द गैस इज एट। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दिए हुए हैं पहले से, है ना। गैस परफॉर्म 150 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट एक्सपेंड्स अंडर कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के रहते हुए हम उसको एक्सपेंड करा रहे हैं ना। तो वर्क भी हमें दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस विल बी। तो कांस्टेंट प्रेशर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q हम देखें तो क्या लिखा जाता था, NCP डेल्टा T। Cp को हम क्या लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में, F/2 + 1 × R डेल्टा T, है ना। और F का वैल्यू तो हमें दे रखा है, बट NR डेल्टा T हमें नहीं पता है। तो F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8। तो N 8/2 + 1 × R डेल्टा T। तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 NR
डेल्टा टी प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं एन आर डेल्टा टी को आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके क्या लिख सकता हूँ, 5p डेल्टा वी के इक्वल लिख सकता हूँ। और p डेल्टा वी आपके पास वर्क डन होता है आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो वर्क डन हमें दिया हुआ है इस केस में कितना, 150 जूल, तो ये 150 के इक्वल हमें दिया हुआ है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 5 × 150 जूल्स, तो कितना हीट आ जाएगा हमारे पास, ये 750 जूल के इक्वल आंसर हमें मिल जाएगा। तो 750 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, प्रेशर P1 एंड डेंसिटी D1 ऑफ अ डायटोमिक गैस। तो प्रेशर और डेंसिटी हमें P1 D1 दिए हुए हैं। डायटोमिक गैस के लिए आपको रेशियो दे दिया है स्पेसिफिक हीट्स का, और ये चेंज हो रहा है P2 पर D2 पर रेस्पेक्ट ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू ये चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस एंड बिकम्स टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर। तो मतलब टेम्परेचर का रेशियो बताना है हमें कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर का कितने टाइम्स हो चुका होगा, और डेंसिटी का रेशियो में दे दिया है। फाइनल डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी का 32 टाइम्स हो गया। तो डेंसिटी टेम्परेचर में रिलेशन हमें देखना है, और डेंसिटी का रिलेशन देखना है मीन्स वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ेगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता था, टी वी पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता था। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ से हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। तो टी, अब मास तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो 1/ρ पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, T2/T1, डेंसिटी को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ρ2/ρ1 की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, गामा -1 के इक्वल, और गामा कितना दिया हुआ है 7/5। तो T2/T1 ये हो जाएगा हमारे पास ρ2/ρ1 कितना दिया हुआ है 32 के इक्वल, तो 32 और गामा है 7/5 -1, तो ये हो गया 32। इसको मैं ले सकता हूँ 2/5, और 32 को हम ले सकते हैं 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/2 मीन्स 4। मीन्स जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर का 4 टाइम्स हो जाएगा। सो 4 विल बी आवर आंसर। ओके, तो फिजिक्स में आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में हम और नए टॉपिक्स को लेके आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।